नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और हमारे खास मेहमान है कर्नल वी के साही। साही साहब, आपको आज हम बताते चले कि प्रधानमंत्री चिंतन शिविर में थे और उसमें देश के सभी यूटीज और स्टेट्स के गृह मंत्री आए हुए थे और उनके अलावा डीजीपीज और होम सेक्रेटरीज आए हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वन नेशन वन पुलिस वन यूनिफॉर्म, इस पर चर्चा की जानी चाहिए, चाहे 5 साल लगे 50 साल लगे। इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है कर्नल साहब? देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन होना एक रूप से ठीक होता है जी पर ये बात अचानक इस तरह से डिस्कशन में आ जाना जी जाहिर करता है कि कुछ जो स्टेट्स के अपने अपने कायदे कानून अलग से चल रहे हैं जी स्टेट लिस्ट की जो आइटम्स हैं उनके अलावा। जी उसमें कई जगह स्टेट्स की कुछ मनमानी आ जाती है और ख़ास तौर पर सफ़र वो एरियाज़ करते हैं जो बॉर्डरिंग एरियाज़ होते हैं, दो स्टेट्स राइट। के बीच बीच के एरियाज़। अब जी उन लोगों को समझ नहीं आ पाता कि ये अचानक एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करने के बाद अब क्या ढर्रा शुरू हो जाएगा। जी पुलिस फोर्स कई रूप से मैं कहूँगा बदनाम भी हो जाती है। हर स्टेट में दाखिल होते हैं, वो कलेक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, व्हीकल्स से कलेक्शन हो रहा है। तो अगर इनका यूनिफॉर्म एक जैसा हो गया जी तो एक तो प्रॉब्लम सिविल आम आदमी के लिए ये हो जाएगी कि वो जान ही नहीं पाएगा कि पिछला जो चालान था या पिछला जो चालान के नाम का कलेक्शन था जी वो कहाँ तक लिया, किसने लिया। जी साथ ही इसके अगर आप यूनिफॉर्म एक कर देते हैं, जी से ट्रैफिक पुलिस ऑल ओवर द कंट्री द सेम, इट इज जी अंडरस्टैंडेबल। पर जैसा हमारी अपनी स्टेट में भी आप देखें, यूनियन टेरिटरी में, कि वो ट्रैफिक वाला कुछ और है और उसके बाद जो नॉर्मल जेकेपी है वो कुछ और है। अब कई बार जेकेपी वाला मैंने खुद ये महसूस किया और सिचुएशन फेस की है कि वो अपनी गाड़ी लगाकर और ट्रैफिक को ऑब्स्ट्रक्ट करके खड़े हैं। जी माइंड करते हैं अगर आप उन्हें हॉर्न दे दें, माइंड करते हैं अगर आप उन्हें कभी थोड़ा साइड पर हो जाओ। जी उसका नेक्स्ट सवाल होता है डॉक्यूमेंट निकालो, जी लाइसेंस निकालो। जी हालांकि वो वहां ना तो ट्रैफिक ड्यूटी पर है, ना वो किसी इस किस्म की ड्यूटी पर है कि उसको डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं। वो शायद किसी की गश्त पर या किसी की कोई वीआईपी मूवमेंट की सिक्योरिटी ड्यूटी पर है। जी पर वो बर्दाश्त नहीं करता कि एक सिविल ड्रेस का इंसान उनको जी कहता है कि भाई ट्रैफिक रूल्स तो आपके लिए भी लागू जी हैं, और वो चेक उस तरह के शुरू कर देता है जिन चेक्स का ट्रैफिक के साथ कोई संबंध नहीं है, जी या डॉक्यूमेंट्स के वो चेकिंग शुरू कर देता है जो उसकी सिक्योरिटी ड्यूटी में शामिल नहीं है। तो अगर ये स्पेसिफाई हो जाए कि ट्रैफिक कंट्रोल एक तरह की पुलिस करेगी जिनकी यूनिफॉर्म ट्रैफिक पुलिस की होगी और पूरे देश में एक जैसी होगी, तो ये बात समझ आती है। इसी जी तरह स्टेट में कई बार जब एडिशनल ट्रुप्स आते हैं, जी सीआरपीएफ आती है, बीएसएफ की ड्यूटी होती है और सेंट्रल पुलिस फोर्सेस आते हैं, तो ये सब अपने आप को पुलिस कहकर और पुलिस के नाम पर ये वो सब एक्सप्लॉइट करते हैं सिचुएशंस, डरा जी धमकाकर आम जनता को। तो मैं जी समझता हूँ इस तरह का कुछ फायदा तो इसमें होगा, जी पर कर्नल इसको साहब, क्या गहन। क्या क्या ये सेंटर यूनियन गवर्नमेंट अपने यूनियन होम मिनिस्ट्री अपने कंट्रोल में रखना चाहती है सारी पुलिसिंग को? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ स्टेट्स में पुलिस मनमानी करते हैं और इस वजह से ये डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहते हो? देखिए, पुलिस की मनमानी तो स्टेट्स में अलग अलग रूप से है जी और वो सिर्फ यूनिफॉर्म से चेंज हो जाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। इसीलिए जी मैंने कहा कि सबको एक गहन सोच विचार की जरूरत है। जी
अलग अलग पुलिस के अलग अलग तरीके हैं। जी अब जिस चीज के लिए बॉम्बे की पुलिस इन्वेस्टिगेशंस के लिए मशहूर है, या रफ हैंडलिंग के लिए पंजाब की पुलिस मशहूर है, जेकेपी हमारी अब ओवर द इयर्स काफी माहिर हो गई है दहशत गर्दी से निपटने जी के लिए, जी या जी दहशत गर्दी के रिलेटेड एक्शंस लेने के लिए, जी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप वगैरह के लिए। तो जी अलग अलग हालात में अलग अलग पुलिस फोर्स अपने आप को ढाल कर एक महारत हासिल कर लेती है। जी अब उनको अगर आप एक ही रूप में डाल देंगे तो उनके जी भिन्न भिन्न कार्यों को समझ पाना आम जी पब्लिक के लिए मुश्किल होगा। और जी जैसा मैंने बताया कि जब वो इंटर स्टेट ड्यूटीज पर जाते हैं या राइट सेंट्रल पुलिस फोर्सेस स्टेट्स में जाते हैं इलेक्शन के टाइम पर, या और किसी आपदा के टाइम पर, या और किसी इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पर, तब आम पब्लिक को उन्हें पहचानना, उनकी ड्यूटीज को जानना, उनको सहयोग देना, या फिर उनसे हुई किसी जाति की न सह पाना या उसको कंप्लेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी कल से पर इंटेंशन जैसा कि प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि जी इसके ऊपर गहन विचार होना चाहिए, और जी जितना भी समय ये ले ले वो ठीक है। जी इंटेंशन क्या लगती है आपको, इसके पीछे मकसद? मैं समझता हूँ एक स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ ये मूवमेंट है। अगर तो बात सीमित है यूनिफॉर्म तक, वो भी मैं समझता हूँ तो उस हद तक कि जैसा मैंने मिसाल दी कि ट्रैफिक पुलिस या नारकोटिक्स से डील करने वाले, इनको सबको विशेष अगर अलग अलग यूनिफॉर्म नेशन वाइड दी जाए तो बात जी समझ आती है। पर जी अगर सभी एक रूप में हो जाएंगे तो क्या कौन नारकोटिक्स का काम कर रहा है, कौन ट्रैफिक के साथ डील करता है, कौन क्राइम के साथ डील करता है, कौन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ डील करता है, इस सब का काफी एक कंफ्यूजन सा क्रिएट होगा, जिसको इवन आउट होने में और पूरे देश को समझ पाने में काफी जी ज्यादा समय लगेगा। कल से इसी मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 370 में अमेंडमेंट और 35 में रिपील होने के बाद 34% टेररिस्ट एक्टिविटीज में कमी आई है। क्या देखते हैं, वाकई में 370 के बाद आतंकी गतिविधियों में कमी आई है? देखिए, आतंकी विधियों में कमी आई है और बहुत गहन कमी आई है। हम जी आज कहते हैं कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं उनको जिक्र करके कि दहशत गर्दी आज भी कायम है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ न सिर्फ आपके व्यूअर्स को बल्कि पूरे मीडिया को कि जब हम बात जी करते हैं कि टेररिज्म पीक पर था और टेररिज्म बहुत ज्यादा था, उस वक्त क्या हुआ करता था? आपके बैंक जी लूटे जा रहे थे, हमारे पुलिस स्टेशंस पर अटैक होकर हाथों से पुलिसमैन के हथियार छीने जा रहे थे, फिदाइन आपके रघुनाथ मंदिर में आकर 3 लड़कों ने 30-35 कैजुअलिटीज कर दी, जे स्टेट असेंबली पर अटैक हुआ, भारत की पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, फिदाइन अटैक होते थे, बॉर्डर क्रॉस करके कुछ छोकरे आकर किसी भी घर में घुस जाते थे, जी हमें खाना चाहिए, मुर्गा बनाओ, बकरा काटो और अपनी औरतें हवाले कर दो। जी ये सब वो पीक वक्त थे टेररिज्म के जिनमें जी कमी आई है, यकीनन आई है और जी बहुत आई है। आज दो छोकरे जाके रेजिडेंसी बाजार के शटर डाउन नहीं करा पा रहे हैं। आज एक अनाउंसमेंट आज पर आज एक शो कर जाकर के सिलेक्टिव किलिंग जरूर कर रहा है। एक बंदा किलिंग कर रहा है। टोटल किलिंग जी अगर आप देखेंगे तो कितनी है जी ओवर ए मंथ, क्या एवरेज है? और जब जी कन्वॉयस पर अटैक होता था, जब स्कूल बसेस पर अटैक होता था, जब टूरिस्ट बसेस पर अटैक होता था, मैं रेजिमेंटल सेंटर मेरा श्रीनगर में है, मैं कई बार किसी काम से जाना होता था, वहां ठहरता था।
फ्राइडे को मुझे कहते थे सर आप मत जाओ, काम भी नहीं होगा और खामखा कोई शीशा वीशा टूटेगा, पत्थरबाजी चल रही है। एक जी रूटीन था हर जी फ्राइडे जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी का होना। आज जी वो सब बंद है। जी तो कमी आई है, यकीनन आई है, काफी ज्यादा कमी आई है। और अगर सिर्फ 370 को माना जाए तो 34% का उनका आंकड़ा सही हो सकता है। पर अगर हम ऑल आउट से गिनना शुरू करें तो मैं समझता हूँ 34% से काफी ज्यादा कमी दहशतगर्दी में आई है। और ये सब बातें, बैंक रॉबरीज बंद हैं, एक्सटोर्शंस बंद हैं, किडनैपिंग्स बंद हैं, शटर डाउन बंद हैं, सेक्रेटेरिएट तक बंद हो जाया करता था, मुलाजिम जी। सेक्रेटेरिएट नहीं जा पाते थे। तो कल ये से सब कल चीजों कल को ही एक अगर खबर आई, मद्देनजर, कल शाही कल ही एक खबर आई थी कि 11 शोपियां से 11 पंडित फैमिलियों ने पलायन किया है। इस माइग्रेशन को आप कैसे देखें, फ्रेश माइग्रेशन? देखिए इंडिविजुअल पलायन का केसेस तो पहले भी होते रहे हैं। जी और अगर ये इकट्ठी 11 फैमिलीज ने पलायन किया है तो जी उनके कारणों में जाना जरूरी है। जी अगर ये कहा जाए कि शोपियां में मिलिटेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनका खतरा बढ़ गया है, तो ये बात कुछ समझ नहीं आती। जी जब हम बात कर रहे हैं इसकी, मैं यहाँ जरूर आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ उन पॉलिटिकल लीडरान को, खास तौर पे जो वैली से, कश्मीर से संबंध रखते हैं। जी उनके कुछ बयानात इस तरह के आ रहे हैं जो कि दहशतगर्दी को बढ़ावा दे सकते हैं। जी। एक लीडर ने कहा कि ये तब तक बंद नहीं होगी जब तक जब तक इनके इलेक्शन हकूक नहीं मिल जाते। इलेक्शन अरे नहीं जो होते। पूरे देश को हकूक मिल रहे हैं, अब तो वो सब हकूक भी ने मिलने लगे जो पहले नहीं मिलते थे। जी इतने सारे हकूक वो गंदा सर पर नहीं उठाएंगे, पूरे देश में नहीं उठाते थे। यहाँ ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। जी एक नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें, आरटीआई लागू नहीं था, कितनी ऐसी चीजें हुई हैं जो देश में सुधार हो गए थे। पर वो सुधार हमारे रियासत में तब, या यूनियन टेरिटरी कहिए, अब वो मिलने लगे हैं जो नहीं मिलते थे। हकूक में बढ़ावा हुआ है, कमी नहीं आई है, सिवाय वो एक 370 का स्पेशल स्टेटस सिंड्रोम जो था वो जरूर खत्म हो गया है। तो ये बात पॉलिटिकल ज्यादा है। और इसको जितनी हवा दे रहे हैं ये पॉलिटिकल लीडर्स, इसके बारे में बड़ा अच्छा कहा हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि शायद अब इनका भी कग्निजेंस लेना पड़ेगा कि कौन जी। लोग इस तरह की बातचीत करते हैं जिससे दहशतगर्दी को बढ़ावा मिलता है। और या तो वो लोग अब इस इशारे को समझकर संभल जाएंगे, या फिर शायद मजबूर हो जाएगी सरकार कुछ और सख्त कदम उठाने के लिए। कल से आखिरी सवाल आपसे। जी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया है। अब आतंकवाद और बढ़ेगा। देखिए, न सिर्फ पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया, दो तीन चीजें और हुई हैं। जी अमेरिका का भी आप रुख देखें तो इसके बाद जबकि हमने अमेरिका की बात ना मानते हुए, अपने देश के भले को पहले समझते हुए, अपने इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए अनाज एक्सपोर्ट करना बंद किया, हमने रशिया से अमेरिका के कहने के बावजूद ऑयल खरीदने का फैसला किया। ये सब हमारे अपने देश के हित में था। जी तो इस तरह की बातों से अमेरिका नाराज होना स्वाभाविक है। उनका वो दादागिरी का बिग ब्रदर जो चेहरा था, उसके हम्म, ऊपर ये बात सूटेबल नहीं लगी उन्हें। तो उन्होंने दो तीन कार्रवाई की। एक तो F-16 के लिए हम्म, $24,000 का उन्होंने एड दे दिया पाकिस्तान को, अच्छी तरह जानते हुए कि F-16 जैसे मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल टेररिज्म के अगेंस्ट नहीं किया जाता, नहीं किया जा सकता।
उसका इस्तेमाल होगा तो भारत के विरुद्ध होगा। फिर भी उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद वो पीओके में जाकर और उसको आज़ाद कश्मीर का नाम दिया। ये सब गलतियां नहीं हैं, ये डेलिब्रेट इशारे हैं पाकिस्तान को गलत राह पर जाने का बढ़ावा देने के, और साथ ही में भारतवर्ष को बताने के लिए कि अगर आप उनकी गाइडेड लाइंस पर नहीं चलेंगे तो कुछ ना कुछ वो इस तरह की कार्रवाई करेंगे जो हमारे लिए हानिकारक हो। कर्नल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।